हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आज के पहले जो भी वीडियोस आई थी उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी क्या है, कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, बायोलॉजी के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोगों ने डिटेल से जान लिया। पार्ट ऑफ सेल भी हमने पढ़ा कि कोशिका के क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके कोशिकांगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये भी जान लिया। इन दोनों के बीच में समानताएं क्या है ये भी जान लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब आज हम लोग जानेंगे कि कोशिका ये कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल क्या है। कोशिका जो होती है सेल, ये दो प्रकार की होती है। कोशिका जो होती है ये दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इतने सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो जानेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक क्या है। यूकैरियोटिक सेल हमने बताया था कि ये जंतु में और पादप में, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। हमने इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। हमने जंतु कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया और पादप कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया। तो यूकैरियोटिक तो हम जान गए हैं कि क्या है। जैसे हम लोग क्या है यूकैरियोटिक, क्योंकि हम जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम लोग जंतुओं के अंतर्गत आते हैं और हम लोगों ने पादपों के बारे में भी पढ़ लिया है, तो पादप और जंतु यानी कि हम लोग सब जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। तो यूकैरियोटिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बात आई प्रोकैरियोटिक की, तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को जो आरंभिक यानी प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म होती हैं, बहुत पहले, सबसे पहले यही बनी। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, इनके ये अविकसित होती हैं, यानी कि इनके अंदर ज्यादा कुछ कोशिकांग नहीं होते। कुछ मुख्य जो अंग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो केंद्रक कला है वो नहीं पाई जाती। केंद्रक तो होता है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें ये केंद्रक होता है, ये किनारे किनारे केंद्रक कला होती है, लेकिन इसमें ये केंद्रक कला पाई ही नहीं जाती। तो इसका मतलब जो अंदर डीएनए उन्हें इधर उधर छितराया रहेगा, तो केंद्रक कला पाई नहीं जाती। तो कोशिका के पूरे जीवद्रव्य में डीएनए जो है ये घूमता फिरता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल, नील हरित शैवाल। ये बहुत ही सूक्ष्म शैवाल है, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो है ये अविकसित कोशिका है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब कुछ इसमें नहीं पाया जाता। इसमें कुछ मुख्य जैसे डीएनए हो गया और कोशिका झिल्ली होती है, बस थोड़ा बहुत कुछ ही अंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, समानताएं क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं अंतर, प्रोकैरियोटिक में क्या है और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, छोटा सा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो बड़ी होती है। हमने अंतर को इधर लिख दिया, ये यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, और जो दोनों में होता है उसको बीच में लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों में तो ये समानता है, और जो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है और जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में तो है, ये इसका अंतर हो गया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है, हमने आप लोगों को बताया था कि केंद्रक कहाँ होता है। जो कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है ना, आप लोगों को बताया था। केंद्रक जो होता है इनका, प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है। और साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक जो हम लोगों ने बताया था कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसके किनारे किनारे जो होती है एक झिल्ली होती है, ये केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक कला यानी कि केंद्रक झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो है यूकैरियोटिक में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं पाई जाती। इसका मतलब अगर प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं है तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी, पूरी कोशिका में फैल जाएंगी, क्योंकि इसको रोकने वाला तो कुछ है नहीं। झिल्ली रहती तो झिल्ली के अंदर ही सब कुछ रहता था, लेकिन अब झिल्ली ही नहीं है तो इसकी जो प्रोकैरियोटिक के उसके अंदर जो डीएनए है वो पूरी कोशिका में फैल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो पूरी कोशिका में फैल जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक का डीएनए है वो इसी केंद्रक के अंदर रहता है, क्योंकि इसके बाहर एक झिल्ली है। ठीक है, तो ये फर्क है। केंद्रक जो इसमें प्रोकैरियोटिक में ये अविकसित होता है और जो इसका केंद्रक है ये विकसित होता है पूरी तरीके से। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसमें जो झिल्ली है ये पाई जाती है। ठीक है, अगला है श्वसन जीव द्रव्य से होता है। हमने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोटिक में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ क्रस्ट चक्र चला के एटीपी का निर्माण करती है और 38 एटीपी मिल करके जो है वो ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये आप लोगों को बताया था हमने। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, यदि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो ही ना, तो
तो वही होता है इस प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होती ही नहीं है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो इसका जो शोषण कैसे होगा, तो इसका शोषण जो होता है वो जीव द्रव्य से होता है। जीव द्रव्य हमने बताया था आप लोगों को क्या होता है, तो कोशिका के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है, यानी कि न्यूक्लियस का भी द्रव्य और कोशिका का भी द्रव्य, दोनों को मिला करके हम कहते हैं जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य के द्वारा ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं शोषण कर लेती हैं, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो इसका जो शोषण है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। अगला अंदर क्या है, कोशिका अगला अंदर है कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है, यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक में कैसे पाई जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। भले ही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। अब पादप जो है वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यूकैरियोटिक में जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है। फर्क इतना, यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, और प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। ये फर्क है कोशिका भित्ति। और राइबोसोम, हमने आप लोगों को बताया था कि राइबोसोम जो है वो 80S और 70S दो प्रकार का होता है। और किस आधार पर, ये सेडिमेंटेशन के आधार पर। सेडिमेंटेशन आप लोगों को याद होगा, जो चीज एक मान लीजिए कोई बर्तन है, पानी है, जो उसमें पहले डूब जाए, सेडिमेंटेशन के आधार पर वो बड़ी हो गई। तो 80S वाला राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जो 70S वाला राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि 70S वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में जो है वो 80S वाला पाया जाता है, ठीक। ये हो गया अंतर। फिर आगे हम लोग देखते हैं इन दोनों में समानता क्या है, ठीक है। कुछ समानता है, सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों में पाए जाते हैं। सीलिया प्रोकैरियोटिक में भी होता है, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी होता है, सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोटिक में भी होता है। हमने आप लोगों को बताया था कि जो सीलिया और फ्लैजिला है ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। लेकिन जंतु भी इसी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सीलिया और फ्लैजिला दो है। सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों जो है यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, क्योंकि इसमें जंतु में होता है, पादप में भले ही ना होता हो, लेकिन जंतु भी यूकैरियोटिक के ही सदस्य हैं। इसीलिए जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला होता है, तो उसका मतलब यूकैरियोटिक में होता है, और प्रोकैरियोटिक में होता है ये सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। डीएनए हमने आप लोगों को बताया अभी आप लोगों ने तो पूरा डिटेल से जान लिया है कि डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक में पाया ही जाता है। आप लोगों को बता दिया हमने, गुणसूत्र बताया, डीएनए बताया, जीन बताया। तो जो गुणसूत्र है, डीएनए है, जीन है, ये प्रोकैरियोटिक में होता ही होता है, और जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन हमने बताया ये न्यूक्लियस में नहीं होता। न्यूक्लियस में इसके खोल ही नहीं है। अब जो भी इसका डीएनए वगैरह है वो सब पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। तो फर्क ये, डीएनए इसमें भी होता है, डीएनए इसमें भी होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है वो इस पूरी कोशिका में फैला, कोशिका इसके अंदर कहीं भी फैला हुआ हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो सिर्फ इसी केंद्र के अंदर ही रहेगा। तो इन दोनों में इतना सा फर्क है। अब आगे देखते हैं क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाता है, अभी आप लोगों को बताया, ठीक। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रोकैरियोटिक अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है वो यूकैरियोटिक में भी होता है। अब यूकैरियोटिक में कैसे होता है, हम लोग हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है वो पादप भी आते हैं, और जो पादप आते हैं तो पादप जो है यूकैरियोटिक के सदस्य है। इसका मतलब पादप जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और पादप अगर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो वो यूकैरियोटिक के अगर सदस्य है, इसका मतलब यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, ठीक। झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी तो जो थोड़े बहुत कोशिकांग है वो तो फैल जाएंगे ना। अब वो पूरे शरीर में फैल जाएंगे तो उनको समेटने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक झिल्ली लगी होती है कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है वो इसमें भी सभी की कोशिकाओं में, पादप की कोशिकाओं में भी होती है, जंतु की कोशिकाओं में भी होती है, और प्रोकैरियोटिक में भी होती है। कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये कुछ समानता है। अब और देखते हैं कि थोड़े से और अंतर है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप लोगों को हमने डिटेल से बताया कि यूकैरियोटिक में होती है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, इसीलिए ये अपना शोषण जीव द्रव्य से करते हैं, ठीक। अगला है गोल्जी बॉडी, जो परिवहन का काम करता है, ये जो है यूकैरियोटिक में होता है, ये गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक। सेंट्रोसोम, हमने बताया था कोशिका के विभाजन के लिए सेंट्रोसोम होता है यूकैरियोटिक में, लेकिन ये यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो हमने बताया था कि इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
लाइसोसोम को हमने बताया था कि इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे कोशिका का पाचन भी कहा जाता है, इसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खुद तो मरता ही है और अपने साथ साथ बाकी कोशिकांगों को भी मार देता है, खुद ही मर जाता है। इसका कारण है कि अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, कोशिका के सभी अंग मर जाते हैं अगर, तो उनको भी कोई होना चाहिए गलाने वाला, नहीं तो वहाँ पड़े पड़े वो खराब हो जाएंगे। तो लाइसोसोम यही काम करता है, लेकिन ये लाइसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हो गए कुछ अंतर। अगर मान लीजिए, हाँ, एक अंतर और है कि रिप्रोडक्शन। अब ये मान लीजिए पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें तेज होता है और किसमें धीमे धीमे होता है, यानी स्लो स्लो होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है किसमें अधिक समय लगता है और किसमें कम समय लगता है, तो इसका उत्तर है कि प्रोकैरियोटिक में कम समय लगेगा। अब वो कैसे? मान लीजिए फोटोकॉपी करनी है, इसको अपने ही जैसी कोशिका बनानी है। ठीक है, अपने ही जैसी अगर कोशिका इसको बनानी है तो इसमें तो कुछ ही गिने चुने थोड़ी सी चीजें हैं, इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, ये भी पाया जाता है, ये भी, लेकिन इसमें गिनी चुनी थोड़ी बहुत चीजें है ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी बॉडी, ना सेंट्रोसोम है, ना ही लाइसोसोम है। इसमें केवल यही थोड़ा सा केंद्रक है जो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, और कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, दो ही चार चीजें हैं। ठीक, तो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है। कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं, और इन सारी चीजों को मतलब जल्दी जल्दी ये फोटोकॉपी करके अपनी जैसी ही एक कोशिका और बना लेता है। तो जिसमें कम चीज है वो बनाने में समय लगेगा, कि जिसमें अधिक चीज है वो बनाने में समय लगेगा। मान लीजिए एक चित्र है, उस चित्र को बनाने में जिसमें थोड़ा सा कुछ है, थोड़ी बहुत चीजें बनाना है, उसको बना के आप जल्दी हटा देंगे, तो जिसमें ज्यादा बनाना वो जल्दी बनेगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें थोड़ा सा होगा वो जल्दी हम बना लेंगे, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा समय लगेगा बनाने में। उसी प्रकार ये जो प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें थोड़े से कुछ कोशिकांग होते हैं, तो इनको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। कोई भी वायरस आया वो जल्दी अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर लेता है, कोशिकाओं में बढ़ोतरी कर लेता है, और जल्दी जल्दी वो बीमारियों को फैलाता है। जिसका भी वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो जल्दी जल्दी वृद्धि कर लेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है, इनको बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांगों को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है उसमें अधिक समय लगता है। अब अधिक समय लगता है यूकैरियोटिक, तो यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इनको 1 से 2 बनने में थोड़ा सा समय लगता है, इसकी अपेक्षा इसको अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, कुछ समानता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।